नावल मोहब्बत मेरा जुनून बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल नावल है। नाजरीन अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। हमजा यार तुम मत सोच, ये सब तू चाह कर भी नहीं कर सकता। समीर ने हमजा से कहा, मैं मोहब्बत करता हूँ उससे और उसको इस हाल में नहीं देख सकता, मुझे तकलीफ होती है। लेकिन वो तुझसे मोहब्बत नहीं करती हमजा, वो नफ़रत करती है तुझसे। तू जानता है वो तुझसे नफ़रत करती है। वो तुझे भी बाकी की तरह समझती है। गुलनूर गुलनूर बेटा जल्दी करो। आमना बेगम किचन में दाखिल हुई। बस अम्मी बिरयानी दम पर है, कढ़ाई और मीठे में खीर बना भी दी है, अब बस बर्तन धोने हैं और उसके बाद रोटियां भी डाल लूँगी। ठीक है, मैं कपड़े धो लूँ और हमजा के कमरे की सफाई भी करनी है। मैं कहने आई थी जल्दी करो ना, भाभी ने शुरू हो जाना है। अम्मी इतने नौकर होने के बावजूद सब कुछ हम करें, ये तो खुद ही कुछ करती नहीं है। चची और हिना भी वेली बैठी रहती हैं। अच्छा चुप करो, कोई मुँह सुन लेगा तो। आमना बेगम बोली तो गुलनूर चुप कर गई। वो अपने कमरे में बैठी थी, किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी। उसका फ़ोन बजा था। हाँ अलीज़े कैसी हो यार, सॉरी मैं काम में बहुत मसरूफ़ थी, अभी फ्री हुई हूँ। तुम कल मेरे घर आ जाओ अलीज़े। सादिया चाची ने मुझे कहा कहीं जाने नहीं देती, जब कहूँगी तो वो कोई काम कह के रोक लेगी। उफ गुल, एक तो तुम्हारी चची ना अपनी बेटी को तो कुछ रोकती है और कोई काम नहीं करवाती। अच्छा छोड़ो अलीज़े, तुम दफ़ा करो, कोशिश करती हूँ आने की, हम सुबह कॉलेज में मिल लेंगे मेरी जान, तुम फिक्र मत करो। अच्छा चलो मैं फ़ोन रखती हूँ। रोहान बेटा आगे तुम जल्दी करो, आज हमें जाना है तुम्हारे ताया के घर दावत पर, याद है ना तुम्हें? जी अम्मी याद है मुझे, बस अभी आया फ्रेश होकर। रोहान फजीलत बेगम और मुबशिर साहब का इकलौता बेटा था। मुबशिर साहब का 1 साल पहले ही इंतकाल हुआ था। रोहान काफ़ी संजीदा मिजाज का था और मुबशिर साहब के इंतकाल और हालात ने उसे और भी संजीदा बना दिया था। बाबा मुझे नहीं पता, बस जाना है, बस मुझे भी जाना है बाबा, प्लीज़ सब जा रहे हैं ट्रिप पर, मुझे भी जाना है। ठीक है बेटा तुम चली जाना। लुकमान साहब ने आयशा को इजाज़त दे दी थी। वो सब एक साथ बैठे थे। हमजा भी आ गया था। चाय लेकर वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी, सारी बातें सुन चुकी थी। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, आयशा और गुलनूर भी ट्रिप पर है जाना चाहती। उसने अपनी चची से जिक्र भी किया था मगर उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया था कि तुम चलेगी तो घर के काम कौन करेगा, और तुम्हें खाने पीने को देते हैं, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मज़ीद फरमाइशें करो। अब जाओ यहाँ से, जाके काम करो अपना। और वो रोती हुई चाय बनाने चलेगी। चाय सबको देकर वो अपने कमरे में चलेगी। उसकी आंखों में आंसू थे जो हमजा ने महसूस किए थे। वो कमरे में आकर फूट फूट कर रो दी। अमना बेगम जो वहीं बैठी थी, क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है? अम्मी ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? काश अबू यूं हमें छोड़ के ना जाते तो अम्मी हमारी ज़िंदगी में सब ठीक होता होगा। वो रो रही थी। अच्छा मेरे बच्चे रोते नहीं हैं, बस अल्लाह पर भरोसा रखो मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। उठो शाबाश, हाथ मुंह धोकर वज़ू करके कुरान पढ़ो, तुम्हें सुकून मिलेगा। उठो शाबाश, जो बातें मुझे बता रही हो वो अल्लाह को बताओ। आमना बेगम की बात सुनकर वो उठ गई और वज़ू के लिए बाथरूम में चली गई और वज़ू कर कर बाहर निकली। अगली सुबह वो कॉलेज के लिए रवाना हुई थी कि आयशा वो उसे उसकी माँ ही सब नाश्ता बनाते थे। घर में इतने नौकर होने के बावजूद भी वही सब काम करते थे। आयशा को कॉलेज हमजा छोड़ता था जबकि वो कॉलेज बस पर जाती थी और उसकी चची ने सख्ती से मना कर दिया था कि वो खुद ही कॉलेज किसी बस पर जाएगी, बाकी सारी जिम्मेदारियां खुद उठाएगी, वरना कोई ज़रूरत नहीं है कॉलेज जाने की। और हमजा के साथ तो उसको बिल्कुल भी ना जाने दें। उन्हें डर था कि हमजा को फंसा ना ले, मगर वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो बस हमजा ने गुलनूर को बचपन से चाहा था और वो गुलनूर का ही शदाई था। वो 17 साल का था तो गुलनूर के वालिद का इंतकाल हो गया था और वो सारी जायदाद के मालिक थे जिस पर लुकमान साहब और उनकी बीवी काबिज कब्जा जमाए बैठे थे। रशीद साहब के इंतकाल से कुछ दिन पहले रशीद साहब ने अपने भाई को कहा था कि वो अपने बेटे हमजा से मेरी बेटी की शादी करें। अगर नहीं कुछ हो भी गया तो रशीद साहब को लगता था कि एक हमजा ही है जो उसकी बेटी को खुश रख सकता है। लुकमान साहब ने तब तो हामी भर ली थी और सारी जायदाद भी हमजा के नाम करवा ली थी। जो हमजा का है वही सब ही गुलनूर का है। और वो सब एक साथ बैठे खाने के टेबल पर खाना खाने में मसरूफ़ थे। और सुनाओ रोहान बेटा, क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं, बस CSS का इन तैयारी, दुआ कीजिएगा। जी बेटा हमारी दुआएं साथ हैं तुम्हारे। अलीज़े बेटी के इम्तिहान कब हैं? फजीलत बेगम ने सवाल किया। बस जी चची, अगले महीने की आखिर पर। हम चलो बच्चे दिल लगा कर पढ़ो। इतने में अजान होने लगी। अजान सुनने के बाद वो उठा
मैं आता हूँ नमाज़ पढ़ के। अरे बेटा खाना तो खा लो सही। नसरीन बेगम बोली, तो बस खा लिया, आप लोग खाएं। अलीजे ने उसे देखा और दिल में सोचा था, अजीब बंदा है। वैसे वो वैसा ही था, अजान सुनते ही सबसे पहले नमाज पढ़ता था और किचन में खड़ी थी। तुम जाना चाहती हो ना ट्रिप पर? हमजा की आवाज़ पर वो चौंकी थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बता देते। आप क्यों आए यहाँ पर? चची ने अगर देख लिया तो वो नाराज़ होगी। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ गुलनूर, तुम जाना चाहती हो? नहीं, मुझे बस ये सब पसंद नहीं है और ना ही मैं जाना चाहती हूँ। आप जाएं यहाँ से। किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो अच्छा नहीं होगा भाई। और हाँ, अच्छा बनने की कोशिश ना किया करें आप हमजा भाई, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सुनते ही वो वहाँ से चला गया था। मुझे नहीं पता कि मैं नहीं जानता, मुझे गुल पसंद है और मुझे शादी भी उसी से करनी है। बस वो अपनी माँ को ये सब कह रहा था। गुल से शादी करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो हमजा, मेरा और अपने बाप का मरा हुआ मुंह देखेगी। अगर ऐसा सोचा तुमने तो फिर गुलजार वो बहुत अच्छा है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम्हें पता है वो मेरे बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकता। अच्छा जी, अब तो वो कैसे रह रहा है तुम्हारे बगैर? गुल ने कहा तो अलीजे बोली, अरे पागल, अभी तो मजबूरी है ना, मैं कॉलेज में हूँ। अलीजे, तुम वाकई लगता है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है? गुलनूर ने अलीजे से सवाल किया। हाँ गुलनूर, मुझे लगता नहीं है बल्कि मुझे यकीन है। अलीजे ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तुम शादी क्यों नहीं कर लेती उसे? जब तुम दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो इस रिश्ते को हलाल बना दो तुम दोनों। वो कहता है मेरे एग्जाम्स हो जाएं और फिर भेजेगा अपने माँ बाप को। अलीजे की बात पर गुलनूर चुप होगी। क्या हुआ, क्या सोचने लगी? गुलनूर को यूं सोच में डूबे देखकर अलीजे ने सवाल किया तो वो एकदम कुछ नहीं अलीजे, बस ऐसे ही, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा गुल, तुम बताओ ना, तुम आओगी मेरी बर्थडे पर? अलीजे, तुम्हें पता तो है चची का, मैं आयशा को भी इनवाइट कर लेती हूँ, फिर तुम दोनों मिलकर आ जाना और उसे कह दूंगी कि तुम्हें साथ ले आए। फिर तो उसे लाना ही पड़ेगा, क्यों? ठीक है ना? जैसा तुम्हें ठीक लगे अलीजे। वैसे देखो गुल, तुम नहीं आई तो मेरे सेलिब्रेट भी नहीं करूँगी, आना तो तुम्हें पड़ेगा। मैं तुम्हारे चाचू को फ़ोन करके कहूँगी, वो तुम्हें ज़रूर भेजेंगी। इतनी मुश्किल से तो इजाज़त मिली है जाने की, तो मगर पास तो कुछ नहीं है पहनने को। वो सोचों में गुम थी कि इतने में उसकी चची की आवाज़ आई, गुलनूर कहाँ मर गई है? चाय का कहा था अभी तक नहीं बनी। आयशा, तुम वो अपना काला जोड़ा पहन के जाना, बहुत प्यारी लगोगी। हिना आयशा से मुहातिब थी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? हमजा ने कमरे में दाखिल होते ही पूछा। भाई वो अलीजा के घर पर उसकी बर्थडे पार्टी है, आप हमें छोड़ दीजिएगा। आयशा ने हमजा से कहा। अलीजी, वो गुल की दोस्त? जी वही तो। अलीजे भी जा रही है तो गुल भी जाएगी ना? क्या भाई जी भाई जा रही है वो भी, आप क्यों पूछ रहे हैं? उसका कुछ नहीं। तुम तैयार हो के मुझे बता देना, छोड़ दूंगा। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर चला गया। अम्मी क्या पहनूं? वो अपनी अम्मी से पूछ रही थी। मेरे पास तो कोई अच्छा जोड़ा नहीं है, गुल ने परेशानी में अपनी माँ से सवाल किया। बेटा तुम कुछ भी पहन लो, जो भी पहनती हो तुम पे अच्छा लगता है। मगर अम्मी, वहाँ सब ने बहुत कीमती और अच्छे अच्छे लिबास पहने रखे होंगे, तो फिर मैं क्या करूँ? बेटा इधर आओ, बैठो मेरे पास। आमना बेगम ने गुल को अपने पास बुलाया। अब वो उनके पास जाके बैठी थी। इंसान की पहचान उसके लिबास से नहीं होती, उसके किरदार से होती है। और दूसरों के लिबास देखकर अपने लिबास को कम कम नहीं समझते। और तुम तो हो ही इतनी प्यारी, परेशान नहीं होते। और तुम्हारा वो जोड़ा भी तो है ना जो तुम्हें पिछले साल ईद पर दिलाया था, वो पहन लो। अपनी हैसियत को देखो। और हाँ, वो लोग अमीर हैं, हमारी इतनी हैसियत नहीं, कि तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी चची का। सब्र करो और अब उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ। लाल रंग की कढ़ाई वाले लॉन्ग फ्रॉक के साथ जिस पे काले रंग की कढ़ाई हुई थी, काले रंग का दुपट्टा सेट किए, बाल खोले, वो मेकअप के नाम से ही हल्की सी लिपस्टिक लगाए, वो बहुत प्यारी लग रही थी। आयशा भी तैयार हो गई थी। इतना तेज मेकअप किए, वो बाल खोले, काली जीन्स और काली शर्ट पहनी हुई थी। अच्छा अम्मी, अच्छा अपना ख्याल रखिएगा और बस आप खाना बना लीजिएगा, बाकी बर्तन वगैरह मैं आकर धो दूँगी, और कोई काम मत कीजिएगा। वो तीनों गाड़ी में बैठे थे। और भाई मुझे अलीजे के लिए गिफ्ट लेना है, प्लीज़ रास्ते में गाड़ी किसी गिफ्ट शॉप पर रोक दीजिएगा। आयशा हमजा से मुखातिब हुई, जो शायद कहीं और ही गुम था। जो अब न आने पर आयशा बोली, भाई मैं आपसे कहूँ कहाँ गुम है? कुकू क्या? हमजा हिचकिचाते हुए बोला। मैं कह रही हूँ गिफ्ट शॉप पर रोक दीजिएगा। अच्छा ठीक है, रोक देता हूँ। बस आगे जाकर मैंने अलीजे के लिए कुछ भी नहीं लिया,
वो दिल ही दिल में सोच रही थी, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, मैं कैसे ले सकती थी। हमजा से उसकी परेशानी देखी न गई और वो आ गई है शाम। मैं खुद ले आता हूँ, तुम गाड़ी में बैठो, कहते हुए वो गाड़ी से उतर कर दुकान की जानी बढ़ गया। ये क्या भाई, ये दो क्यों हैं? एक गुलनूर दे देगी। गुलनूर, मुझे पता है तुमने भी गिफ्ट नहीं लिया होगा, तो ये तो तुम अलीजे को दे देना। हमजा ने गिफ्ट गुलनूर की तरफ किया, लेकिन वो हिचकिचाई। कुछ नहीं होता, रख लो, मैं कज़न हूँ तुम्हारा। मजबूरन उसे गिफ्ट लेना पड़ा, क्योंकि उसने भी कोई गिफ्ट ना लिया था और खाली हाथ जाते अच्छा भी ना लगता। बर्थडे का केक बहुत अच्छे से काटा गया, सब बहुत खुश थे। अलीजे तो तस्वीर बनाती थक ही नहीं रही थी। गुल भी अलीजे की अम्मी से बातों में मसरूफ थी। आयशा की नज़र मुसलसल रूहान पर पड़ी थी, मगर रूहान जो अपनी माँ के बड़े स्टार करने करने आया था, उससे इस किस्म की पार्टीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। आयशा को यूँ अपनी तरफ देखा तो देखकर उसे काफ़ी अजीब सा लगा था। वो वहां से उठने लगा। गुलनूर का पाँव फिसला था, वो गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसका हाथ थामा था। वो उसकी आंखों में देखते ही रह गया था। गुलनूर की आंखों से आंसू आने लगे। आंसुओं को देखकर उसने खुद को उससे अलग किया था। सॉरी, पता नहीं चला वो कैसे मेरा पाँव फिसल गया, ये कहते ही वहाँ वहाँ से चली गई। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराया था और दिल ही दिल ने कहा था, पागल गुल, तुम यहाँ बैठी हो, मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। अलीजे अब उसके पास आई थी। गुल, अरे ये क्या, तुम रो क्यों रही हो? गुल, क्या हुआ? गुलनूर को यूं देखते ही अलीजे भी परेशान हो गई थी। गुल, हुआ क्या है, तो कुछ बताओगी? गुल ने अलीजे को एक ही सांस में सारी बात बता दी। चलो शुक्र है तुम गिरी तो नहीं ना, बच गई ना। और तो पागल क्यों हो रही हो? शुक्र करो उस लड़के ने तुम्हें बचा लिया। लड़के से अलीजे को याद आया, पार्टी में तो कोई लड़का नहीं, ज़रूर रोहान होगा। वो मेरा कज़न है रोहान। गुल, तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। चलो आओ चलें, खाना भी खाते हैं और उसको थैंक्स भी बोलोगी तुम। और रोहान को लगा था कि वो लड़की उसमें कुछ तो था। उसकी आंखों में उसने जो दर्द महसूस किया था वो उन्हीं का होकर रह गया था। वो उन्हीं सोचों में गुम बैठा था कि वो अलीज़ी आई। रोहान भाई, शुक्रिया, आपने मेरी इतनी अच्छी दोस्त को गिरने से बचा लिया। इतने में उसे अलीज़े की आवाज़ों से सोचों से बाहर निकला, ये आपको गुलनूर शुक्रिया बोलने आई है। चलो गुलनूर बोलो, आपको बहुत शुक्रिया। गुल ये कहते ही चुप होगी तो रूहान उसकी बात पर मुस्कुराया। आयशा जो दूर खड़ी सब देख रही थी, उससे ये सब बर्दाश्त न हुआ तो वो पास आकर गुल से बोली, गुल, मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है, मैं भाई को कॉल कर दूं। अरे ऐसे कैसे, खाना तो खा लो। अलीजे आयशा अलीजे से बोली, वैसे भी कौन सा तुम लोगों ने अकेले जाना है, हमजा के साथ ही जाओगे। अलीजे के इसरार पर वो रुक गई। तुम्हें तो शर्म नहीं आती गुलनूर? कैसे तुम अलीजे के कज़न से हंस हंस कर बातें कर रही थी? वैसे तो बड़ी शरीफ बनी फिरती हो। तौबा तौबा। हमजा ने भी आयशा की बात सुन ली थी और आयशा ने भी हमजा को सुनाने के लिए की थी। नहीं आयशा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, तुम गलत सोच रही हो। गुलनूर बोली तो वो एकदम से गुल को देखने लगा। कल तुम्हें किसी से इतना फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद मैं ना सुनूं तुमसे तुम किसी से फ्री हुई हो। कल गुल की बात को काटते हुए हमजा बोला और उस वक़्त वो ही था बहुत गुस्से में। गुलनूर का दिल चाहा कि वह अभी रो दे। घर पहुंचे कि वो कमरे में गई, सब लोग सो चुके थे। उसकी अम्मी भी सो गई थी। अब वो चेंज करके किचन में गई। उफ, मैंने कहा भी था अम्मी को मैं धो दूंगी बर्तन, तो अम्मी बिना, क्या कमाल। गुलनूर, पानी देना। हमजा भी वहां आया था। गुल ने हमजा को पानी दिया। हमजा ने गुल की आंखों की तरफ देखा। रोई रोई हो ना तुम? वो उससे पूछने लगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी आंख में कुछ चला गया था तो फिर दोनों आंखों में चला गया होता ना। गुलनूर, मुझे तुम पागल बना सकती हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। आप जाएं यहाँ से। हमजा, नहीं जाऊँगा मैं। ठीक है तो मैं चली जाती हूँ। अच्छा। वो जाने ही लगी थी कि हमजा ने उसका हाथ थामा था। हाथ छोड़े मेरा। हमजा, ये क्या कर रहे हैं? हमजा, नहीं छोड़ूंगा, और छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। गुल, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और बहुत ही मोहब्बत करता हूँ। हमजा, आप पागल हो गए हैं, मोहब्बत आप जैसा शख्स कर ही नहीं सकता। अरे आप और आपकी फैमिली तो बने हम ही जैसे से नफरत करने के लिए हैं। आप कौन से धोखे में फंसाना चाहते हैं आप? गुलनूर, तुम गलत समझती हो मुझे, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हमजा, हाथ छोड़े मेरा, वो चिल्लाई थी। वो रोती हुई अपने कमरे में आई थी और रोते रोते कब उसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। और जब सुबह हुई, हमजा काफ़ी देर जागने के बाद सो गया था। इन माशाल्लाह मेरी जान, अब तो तुमने सीएसएस ऑफिसर बन गए हो, अब शादी का भी सोचो कुछ। अम्मी, आपको हर वक्त मेरी शादी की फिक्र रहती है।
हाँ तो बेटे, अलीज़े के इम्तिहान भी ख़त्म होने को हैं, फजीलत बेगम ने कहा। तो रोहान ने हैरानगी से जवाब दिया, अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? अलीज़े के इम्तिहानों का मेरी शादी से क्या ताल्लुक़? तुम्हारी शादी अलीज़े से तो वो होनी है। न न नहीं अम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप प्लीज़ हर वक्त शादी का जिक्र मत किया करें। वो गुस्से से बोलता उठता बाहर चला गया। इससे क्या हो गया? फजीलत बेगम सोचती रह गई। किन सोचों में गुम हो लड़की किसकी याद सताए। गुलनूर ने अब अलीज़े को छेड़ा था। अलीज़े ने गुलनूर की बात सुनकर उसका जवाब ना दिया तो गुलनूर ने पूछा, क्या हुआ अलीज़े मेरी जान, क्यों परेशान बैठी हो? गुल वो कल से गुम है, मेरा एक मैसेज का जवाब नहीं दिया उसने। मैंने उसको इतनी कॉल्स की, उसको बहुत फिक्र हो रही है। उप कौन गुम है? हारिस की बात कर रही हूँ। तुम अरे रो तो ना, हो सकता है उसका फ़ोन ख़राब हो। अलीज़ा को यूँ रोता देखकर गुल परेशान सी होगी। नहीं गुल, उसका फ़ोन ख़राब नहीं है। वो कह रहा था मुझसे मिलने आओ, मैंने मना कर दिया तो वो नाराज़ हो गया। अब जब तक उससे मिलने नहीं जाऊंगी वो राज़ी नहीं होगा। अलीज़ा की बात सुनकर गुलनूर भी परेशान होगी। अलीज़ा, तुम उसको समझाती क्यों नहीं हो कि वो अपने माँ बाप को भेजे? तुम यूँ अकेली मिलने मत जाया करो। लेकिन वो नाराज़ रहेगा मुझसे। उसकी तिश्नगी, उसकी नाराज़गी नहीं देखी जाती। तुम मेरी नाराज़गी देख सकती हो? फिर देखो, वो ये कहती गुल वहाँ से उठकर चली गई। वो बहुत गुस्से में अपनी क्लास में आई थी। फिर सारा वक्त उसने अलीज़ा से कोई बात न की थी। वो आंखें मूंदे कुर्सी पर बैठा, एकदम किसी का चेहरा उसके सामने आया और उसके मुंह से नाम निकला, गुलनूर। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कुछ तो था तुम्हारी आंखों में जो मुझे बार बार तुम्हें सोचने पर मजबूर करती है, गुलनूर। रोहान एक बार फिर से मुस्कुराया था। वो रास्ते में खड़ी थी, बस के इंतजार में। इतने में कोई गाड़ी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी में से एक शख्स बाहर निकल कर आए। अरे यार, अरे गुलनूर, आप यहाँ इतनी गर्मी में आए, मैं आपको छोड़ दूँ? रोहान की बात सुनकर उसने उस तरफ देखा था। नहीं, आपका शुक्रिया, मैं इन चीज़ों से की आदी हो चुकी हूँ। मेरी बस आती होगी, आप जाएं। मगर रोहान ने कुछ बोलना चाहा। अरे वो देखिए आ गई बस, अल्लाह हाफिज़, ये कहते हुए वो आगे बढ़ गई थी। वो घर में दाखिल हुई। हिना और चची लाउंज में बैठी चाय पी रही थी और हमेशा की तरह उसकी माँ किचन में खड़ी खाना बनाने में मसरूफ थी। वो किचन की तरफ बढ़ गई थी। गुल, इधर आओ, उसकी अब चची ने आवाज़ आई। अब उनकी तरफ बढ़ गई। आज हिना को देखने कुछ लोग आ रहे हैं तो ज़रा सी भी सुस्ती ना दिखाना, सारे काम अच्छे से होने चाहिए। जाओ जल्दी चेंज करके काम पर लगो। और हाँ, उनके ससुराल वालों के सामने माता नाप जाओ। जल्दी से यहाँ खड़ी मत मेरा मुंह क्यों देख रही हो? हिना, तुम भी तैयार हो जाओ। अपने ससुराल वालों के सामने ये जाहिर मत करना कि ये तुमने बनाया है, समझी? हिना अपनी माँ के सवाल पर, जो अपनी ही औलाद के गलत मशवरे दे रही थी। अरे इन्हें कौन बताएगा? तुम फिक्र मत करो, जाके तैयार हो जाओ। आयशा भी आ गई, अपनी बच्ची को खाना खिला दो, बेचारी पढ़ पढ़ कर थक गई होगी। ऐसा क्यों होता है? लोग इतने बेहिस क्यों बन जाते हैं? मुझे लगता है कि एक रोबोट हूँ जो जो चाहे कह दे उसे करना होता है। मेरी तो ख्वाहिश नहीं होती। और मेरी माँ कब तक ये जुल्म सहेंगी? या अल्लाह, तू ही हमारी मदद फरमा। अल्लाह की मदद सब देख रहा है, बेशक तू इंसाफ करने वाला है। आंखों में आंसू थे। वो टमाटर काट रही थी, छुरी उसके हाथ पर लगी और उसकी उंगली कट गई थी। उसके मुंह से सिसकी निकली। उफ, खून निकल रहा है। उसने अपना हाथ पानी से धोया। किचन में उसके अलावा कोई मौजूद न था। हमजा किचन में आया पानी पीने। हमजा अक्सर पानी पीने के बहाने किचन में आता रहता था, क्योंकि उसे पता होता था कि उसे वहीं मिलेगी। गुलनूर, ये क्या हो गया तुम्हारे हाथ पर? तुम देख कर काम नहीं कर सकती? उफ, हमजा के मुंह से निकला था। वो परेशान हो गया। शुबाना, शुबाना कहाँ मार गई हो? शुबाना जल्दी आओ। शुबाना उनके घर काम करती थी। जी साहब जी, क्या हो गया? मेरे कमरे में बेड के साथ वाली ड्रॉ पर सेट बॉक्स पड़ा है, जल्दी के ले आओ। हाथ दिखाओ अपना, आप पागल हैं? हमजा, कुछ नहीं हुआ, मुझे जाने दें यहाँ से। गुलनूर ने, मैंने कहा ना हाथ दिखाओ, वरना मुझे ज़बरदस्ती भी आती है करनी। आप क्यों करते हैं ये सब? अम्मी आपकी यहाँ आ जाएंगी तो तमाशा बन जाना है। उस से बर्दाश्त ना हुआ था, वो रोने लगी थी। हमजा उसका हाथ थाम लिया और उसका हाथ में पट्टी करने लगा। हाथ छोड़े मेरा। वो फिर बोली, शश, एक लफ्ज़ ना बोलना, चुप करके बैठो। और वो अब उसके हाथ पर पट्टी कर रहा था। गुलनूर उसे देखने लगी। उसे देखते ही वो सोचों में गुम हो गई थी और उसकी आंखें नम थी। और हाँ, ध्यान से काम किया करो, ये कहते वो बाहर चला गया। गुलनूर अब फिर से मुकाम में मसरूफ हो गई थी। गुलनूर, आमना बेगम किचन में दाखिल हुई। बेटा, ये सब ठीक करना। और हाँ, तुम्हारी चच्ची बाजार गई हैं। ये सुनकर गुल ने शुक्र अदा किया। शुक्र है वो बाजार थी, अगर मैं किचन में आ जाती तो पता नहीं क्या होता। और हाँ बेटा, वो कह रही थी मेहमानों को ना पता चले तुमने और मैंने खाना बनाया। वो मेहमानों के सामने कहेंगी कि सब हिना ने
बनाया है। उप अम्मी तौबा है, हिना तो अब झूठ बोल देगी, ससुराल जाकर क्या करेगी। गुल बेटा ऐसे नहीं कहते, चुप करो तुम। अपना बेगम को गुल को डांटना था। और अम्मी आप तो मुझे चुप करवाती रहा करें, वो चिढ़कर बोली थी। इसमें कोई शक नहीं था कि गुल बहुत सब्र थी और वक्तन लेती फिर सब्र कर जाती। अपने वालिद के इंतकाल के बाद हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ किया। तो उसकी माँ हमेशा उसे कहती थी कि बस दुआ किया करो, इंशाल्लाह जल्दी सब ठीक सही हो जाएगा। जो हो रहा है उसमें कोई बेहतरी होगी। सब लोग आ गए थे, सब साथ ही बैठे थे। गुलनूर और आमना बेगम अब किचन में थी। लुकमान साहब भी आज घर में थे। उनकी बेटी के रिश्ते वाले जो आए थे। लुकमान साहब अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते थे। अरे भाई साहब, रशीद भाई की बच्ची और भाभी आपके साथ रहते हैं ना, नज़र नहीं आ रहे। नुमान साहब जो कि लड़की के वालिद थे, उन्होंने बोला। तब सब लोग चौंके उनकी बात पे। हमजा जो जवाब दिया, अंकल वो भी यहीं रहते हैं, मैं बुलाता हूँ अभी। वो बहुत अच्छे इंसान थे। रशीद साहब वक्त से पहले चले गए, अल्लाह मगफरत फरमाए मरहूम की, आमीन। वो दोबारा बोले थे, अरे बहन आप ये कबाब के ना मेरी हिना ने अपने हाथों से बनाए हैं। बात चेंज करने के लिए वो जल्दी से बोली थी, बेटा कबाब तो वाकई बहुत मज़े के हैं, मुझसे भी तरकीब शेयर करो, मैं भी बनाऊंगी, मुझे बहुत पसंद आए। हाय अल्लाह जी, फंस गई, अब तो मैं क्या करूं। हिना ने दिल ही दिल में सोचा, उफ मैंने तो बनाए ही नहीं है। हिना की अम्मी भी परेशान होगी थी। क्या हुआ बेटा, चुप क्यों होगी। अब्बासिया बेगम ने सवाल किया। कुछ नहीं आंटी, आपको व्हाट्सअप कर दूंगी, रेसिपी लिखा हुआ होगा तो आपको सही समझ में आ जाएगा। अब ये चाय लेना प्लीज़। हमजा को किचन में देखकर आमना बेगम ने सवाल किया, हमजा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कुछ चाहिए था तो मुझे बता देते, वो मेहमान आप लोगों से मिलना चाहते हैं। लेकिन बेटा भाभी ने मना किया था मेहमानों के सामने जाने से, तुम इनकार कर दो, कोई बहाना बना दो। मैं नहीं चाहती कि भाभी हमसे नाराज़ हो। हमजा ये बात सुनता वहाँ से चला गया। अम्मी चल लेती हैं, मैं भी देखती हूँ हिना के ससुराल वाले कैसे हैं। गुलनूर बोली तो आमना बेगम ने कहा, तुम चुप करो, बाद में भी भाभी ने तमाशा करना था। गुल को घर में बहुत काम होते थे, वो पढ़ाई कम ही ध्यान से दे सकती थी। हमजा ने एक दफ़ा फिर अपनी माँ से गुल और उसकी शादी का जिक्र किया था, मगर वो ना मानी। आज उसका पहला पेपर था। इम्तिहान से फारिग होकर वो बाहर बैठी थी कि इतने में अलीज़े आती दिखाई दी। गुल तुम अभी तक नाराज़ हो मुझसे। यार गुल, सूरज ना मान जाओ, बात मत करो मुझसे। अलीज़े तुम जाओ, इसने हारिस के पास जाओ। गुल सॉरी ना। अलीज़े फिर बोली, मिल आई हो उससे, मिल गया सुकून तुम्हें। अलीज़े ने गुल की बात पर गुल की तरफ देखकर इस बात में सर हिलाया। अलीज़े तुम बहुत बुरी हो, मेरी कोई बात नहीं मानती हो। अच्छा ना यार गुल, हारिस बहुत अच्छा है, सच में वो बहुत अच्छा है। अच्छा बस मेरे सामने उसका जिक्र मत किया करो। और हाँ अलीज़े, जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो तुम दोनों। गुल अलीज़े अब समझाने लगी थी, तुम्हें मोहब्बत होगी ना गुल, फिर पूछूंगी तुमसे। अलीज़े मैंने गुल ने कहा। अलीज़े मुझे मोहब्बत नहीं होगी, अगर कभी हुई भी तो अपने शोहर से होगी। ना महरम की मोहब्बत का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। देखती हैं गुलनूर, ये सब कहने की बातें हैं। अच्छा चलो आओ खाना खाते हैं। ये कहते हुए क्या वो 2 हफ्तों बाद इम्तिहान ख़त्म हो चुके थे। घर में हिना की शादी शादी की तैयारियां चल रही थी। गुलनूर और उसकी माँ हर वक्त काम में मसरूफ़ रहती थी। हमजा से भी गुल का सामना कम ही होता था। गुलनूर तुम भी चली जाओ और उनके साथ सामान वगैरह पकड़ाने में मदद कर देना। वो दोनों आयशा और हिना शॉपिंग पर जा रही थी। गुल को चच्ची की बात पर बहुत गुस्सा आया था, मगर उसे मजबूरन जाना पड़ा था। साथ साथ सामान संभाले थी। वो चल रही थी और उसकी कोई किसी से टक्कर हुई। सामने वाले शख्स को देख के लगता था वो बहुत ही कोई अमीर शख्स था। कानों में एयरफोन लगाए, 3 सूट पहने, बालों में जेल लगाए, सेट किया गया, काली आंखों पे सफ़ेद रंग, वो खूबसूरत लग रहा था। गुलनूर के हाथ से बैग गिर गए थे। ओ सॉरी, मैं उठा देता हूँ, आप रहने दें। अब वो बैग उठाने लगा था। गुलनूर परेशान हो गई थी। वो गुलनूर को देखे जा रहा था। उसने सारे बैग्स हाथ उठाए, गुलनूर को थमा दिए। सॉरी कहता हुआ वो आगे की जानिब बढ़ गया। कहाँ थी तुम, जल्दी जल्दी चला करो और पकड़ लो ये वाला बैग, आयशा ने गुलनूर से कहा। गुल ने वो अब बैग आयशा के हाथ से ले लिया। ये सब वो लोग अनजान शख्स भी देख चुका था। सारम यार कहाँ रह गए थे, कब से ढूंढ रहा हूँ। वाश तो चले, समीर ने सारम से कहा, जो कहीं अनदेखी मसरूफ था। कहाँ देख रहा है। समीर ने आगे बढ़कर देखा, ये चेहरा उसे देखा देखा लगा था। कुछ नहीं, सारम ने कहा, आगे बढ़ गया। ऐसे ही उसका पीछा करता। सारम तो किसी दिन उसे पता चल गया तो जान से मार देगी तुझे। मुझे उसके हाथों मरना तो 100 दफ़ा कबूल है मेरी जान, चल अब बस चलें।
समीर ने उसकी बात पर मुस्कुराया और चलें। वो दोनों आगे की तरफ बढ़ गए थे। गुल सोचों में गुम थी। कौन था वो शख्स जो मुझे उसका चेहरा देखा देखा लग रहा था। इतनी ही में हिना की आवाज़ आई, गुल इधर आओ। वो उठकर हिना की जानी बढ़ गई। हारिस तुम पागल हो गए हो यार, मैं तुम्हारे साथ ट्रिप पर कैसे जाऊं? मेरे घर वालों से झूठ कैसे बोलूं? यार अलीजे फ़ोन पर हारिस से बात कर रही थी। प्लीज़ अलीजे, मेरी हाथ तुम इतना नहीं कर सकती यार, प्लीज़। एक रात एक दिन की ही तो बात है। अच्छा हारिस, मैं सोचकर तुम्हें बताऊंगी, अभी मुझे अम्मी बुला रही हैं। ये कहते ही उसने फ़ोन रख दिया था। गुल से मशवरा करते उसने सोच लिया था कि गुल नूर का नंबर मिलाया और गुल नूर ने कॉल ना उठाई, उसने दोबारा फ़ोन ना किया। अब वो सोच के ही गुल उसे मना कर देगी, मगर वो हारिस की नाराज़गी नहीं देख सकती थी और हारिस के साथ जाने को तैयार होगी। अम्मी नाश्ता दे दें, बहुत भूख लगी है, रोहान फजीलत बेगम से कह रहा था, जो किचन में नाश्ता बना रही थी। नाश्ते की टेबल पर वो रोहान से मुहातिब हुई, बेटा मुझे अलीज़े के घर ले चलो, भाभी से मिल आऊँगी। अलीज़े से भी वैसे भी घर बोर हो जाती हूँ। जी अम्मी ठीक है, आपको छोड़ दूँगा, आप तैयार हो जाएं, मैं आता हूँ अभी। अलीज़े ने घर वालों से झूठ बोलकर इजाज़त ले ली थी। हाँ हारिस तुम फिक्र मत करो, मैं झूठ बोलकर ही दोस्तों के साथ जा रही हूँ। वो फ़ोन पर हारिस को कह रही थी, लेकिन उसे मालूम ना था कि उसकी बातें कोई सुन चुका है। वो अंधेरे कमरे में बैठी रो रही थी। उफ, कोई तो बचा के मुझे, हेल्प हेल्प करके वो रो रही थी। कोई है या अल्लाह, मेरे अब तो मेरी मदद कर दे। अलीज़े ऐसी हरकत करेगी मैं सोच नहीं सकता था। अलीज़े की बात सुनकर वो दिल ही दिल में बोल रहा था। उसे अलीज़े पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था। अलीज़े अब ड्राइवर के साथ हारक के घर की तरफ निकल चुकी थी और उसके घर से निकलता देखकर रोहान भी उठ गया था। अरे बेटा, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं है, कुछ खाकर तो जाओ। अलीज़े की मामा ने रोहान से कहा तो वो बोला, नहीं मैं चलता हूँ, शाम को आऊँगा। ये कहते ही वो बाहर निकला और गाड़ी में बैठ के गाड़ी जन से भगा के ले गया। साहब जी, आपके हुक्म के मुताबिक लड़की को कमरे में बंद कर दिया है। वो घर के बाहर खड़ा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा। रोहान भी सब सुन चुका था। वो सब एक एक एसएस ऑफिसर था और एलिज़े को छुड़वाना उसके लिए बहुत आसान था। हारिस का घर शहर से थोड़ा बाहर था, जहाँ ट्रैफिक बहुत कम होती है और वो कॉलोनी भी काफ़ी सुनसान थी। अलीजे की गाड़ी के सामने दो मोटरसाइकिलें आकर रुकी। दोनों ने आदमी थे और हाथों में पिस्टल लिए, चेहरे पर नकाब ढके। अलीजे ये सब देखकर डर गई थी। उफ, ये कौन है? ड्राइवर वो गाड़ी से बाहर निकला और उसके सर पर उसने एक गन मारी थी। वो बेहोश हो गया था। अरे लड़की, चलो निकलो बाहर। मैं उनमें से एक ने बोला, न न नहीं, मुझे मम आप सब ये ले लें। मैं उसके हाथ में वॉच उतारी, उन्हें मोबाइल, एक और चेन उसने पहन रखी थी, वो सब उन्हें दे दिया। अब तुम निकलो बाहर। न नहीं प्लीज़, मुझे जाने दें। वो रोई, निकलती हो कि नहीं? इतनी ज़ोर से बोला कि गाड़ी बाहर आ गई थी। उसे एक अंधेरे कमरे में लाकर कर बंद कर दिया था। हारिस ने भी पुलिस को कॉल की थी। थोड़ी देर में पुलिस वहां मौजूद थी। अलीजे को पहले बचाने के लिए इसलिए ना गया था क्योंकि वो अकेला था और उसके पास कोई हथियार नहीं था। कमरे का दरवाज़ा खोल दिया गया। वह दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर चौंकी थी। कुक कुक कुक, कौन हो तुम? अंदर दाखिल होने वाले शख्स ने लाइट जलाई तो वो कोई पुलिस ऑफिसर था। घबराए नहीं, आप हमारे साथ चलें, परेशान ना हो। वो उसे अपने साथ बाहर ले गया। वो अपनी गाड़ी के साथ टेक लगाए ही खड़ा था। रोहान को बाहर देखकर चौंकी थी। आप यहाँ? उसने सवाल किया। उस वक़्त वो बहुत डरी हुई थी। और गाड़ी में बैठो लीजिए, वो गुस्से से बोला, मगर आप यहाँ कैसे? उसने फिर से सवाल किया। उसके सवालों पर अब रोहान को गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा गाड़ी में बैठो, वरना। इसे पहली बार यूं गुस्से में देखकर वो बहुत डर गई थी और जाकर गाड़ी में बैठ गई। पुलिस ऑफिसर का शुक्रिया अदा करके उन्हें मजीद तफ्तीश का कहकर वो गाड़ी में बैठ गया। उसने गाड़ी का दरवाज़ा काफ़ी ज़ोर से बंद किया था, जिससे पता लगता था कि वो शदीद गुस्से में है। ये लो तुम्हारा फ़ोन इन गुंडों से लिया था और बाकी चीज़ें उसने अलीज़े को सारा सामान दे दिया था। कौन थे ये लोग? उसने सवाल किया था। नहीं, मुझे नहीं पता ये कौन थे। मम 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 मैं नहीं पता, वो डरते डरते बोली। कहाँ जा रही थी तुम और किसके साथ जा रही थी? दोस्त के घर, उसने रोहान को जवाब दिया था। झूठ मत बोलो अलीज़े, मैंने तुम्हारी थोड़ी देर पहले फ़ोन होने वाली गुफ्तगू सुन चुका हूँ। अलीज़े रोहान की बात सुनकर मज़ीद डर गई थी और अब वो रोने लगी थी। आप प्लीज़ घर में किसी को कुछ मत बताइएगा, और उसने इल्तिजा की थी। रोहान ने असबात में सर हिलाया था। अलीज़े ने सारी बात रोहान को बता दी थी और वो उसकी बात रोहान उसकी बात सुनकर इतना ही बोला था कि उस हारिस से कोई कांटेक्ट नहीं करोगी जब तक तुम तफ्तीश मुकम्मल ना हो जाए। बाकी सारा रास्ता खामोशी से गुजरा था।
गुलनूर बेटा, ये तुम्हारे चचा ने कुछ पैसे दिए हैं, कह रहे थे कि गुल और अपने लिए हिना की शादी के कपड़े ले लेना। उनको हमारा ख्याल कैसे आ गया, आज तक कभी तो पूछा नहीं उन्होंने। गुल की ये बात उसकी चची ने सुन ली थी। वाह वाह, नखरे तो देखो मैडम के।